नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण के जो कारण थे उन कारणों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के जो प्रमुख कारण थे, जैसे कि उसकी महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति, उसकी साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षाएं थी, इसके अलावा भारत की जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति थी, तीसरा जो कारण था वो ये था कि बाबर अपने पूर्वजों विशेष रूप से तैमूर द्वारा भारत के कुछ पश्चिमोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर जो अधिकार स्थापित किया गया था उन पर अपना वंशानुगत अधिकार है वो समझता था, जो उसके आक्रमण का एक कारण माना जाता है। इसी प्रकार एक कारण जो है वो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट जो अफगान सरदार थे, उन अफगान सरदारों द्वारा भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। और बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी, उससे बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने का जो एक और कारण दिखाई देता है वो है धार्मिक कारण, कि बाबर जो है वो भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से भी भारत पर है वो आक्रमण करना चाहता था। देखिए, बाबर ने भारत पर है वो कुल 5 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण बाबर के द्वारा 1519 ईस्वी में किया गया था, और जो 5वां जो आक्रमण था वो 1525 ईस्वी में किया गया था, जिसके पश्चात वह वापस काबुल न लौटकर उसने आगे बढ़कर दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर और तत्पश्चात खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर उसने भारत में मुगल राज्य की है वो स्थापना की। देखिए, हम बाबर के इन 5 आक्रमणों के ऊपर है वो एक प्रकार से विस्तृत चर्चा करेंगे। बाबर का जो भारत पर जो पहला आक्रमण है वो 1519 ईस्वी में हुआ था। 1519 ईस्वी में बाबर ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित जो बाजोर नामक स्थान पर जो दुर्ग था, उस दुर्ग को घेर लिया। यद्यपि बाजोर दुर्ग के जो दुर्ग रक्षक थे उन्होंने बाबर के नेतृत्व वाले तुर्क सेना का है वो प्रबल प्रतिरोध किया, परंतु वे तुर्कों की बंदूकों के आगे वो टिक नहीं पाए, और महज कुछ घंटों के संघर्ष के पश्चात ही 7 जनवरी 1519 ईस्वी को बाजोर पर बाबर का अधिकार हो गया। बाजोर के निवासियों ने भी बाबर का प्रतिरोध किया, परिणाम स्वरूप उन्हें नृशंसतापूर्वक वो कत्ल कर दिया गया। इसके बाद बाबर ने फरवरी 1519 ईस्वी में आगे बढ़कर झेलम नदी के तट पर स्थित भीरा नामक स्थान पर है वो आक्रमण किया। भीरा के जो निवासी थे उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के बाबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अतः बाबर ने वहां पर अपने सैनिकों को लूट मार न करने की है वो आज्ञा दी। भीरा पहुंचकर बाबर ने अपना एक दूत जिसका नाम मुल्ला मुर्शिद था, उस मुल्ला मुर्शिद नामक दूत को दिल्ली के सुल्तान, अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास है वो भेजा। दूत मुल्ला मुर्शिद को भेजने का उद्देश्य एक प्रकार से सुल्तान इब्राहिम लोदी से उन सभी प्रदेशों की मांग करना था जो कभी तुर्कों के
यानी जो उसके पूर्वज तुर्क थे, उन तुर्कों के अधीन पूर्व में जो क्षेत्र रह चुके थे, जो भारतीय क्षेत्र रह चुके थे, उन सभी भारतीय प्रदेशों की है वो मांग करना था। मुल्ला मुर्शिद जब दिल्ली के लिए रवाना हुआ और जब वह लाहौर पहुंचा, तो लाहौर पहुंचने पर पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खान लोधी ने वो मुल्ला मुर्शिद को लाहौर में ही रोक लिया और इब्राहिम लोधी के पास है वो जाने, जो इब्राहिम लोधी है, सुल्तान इब्राहिम लोधी के पास उसे दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दी और 5 माह तक उसे लाहौर में ही रोके रखा। इधर भीरा पर अधिकार हो जाने के पश्चात बाबर भी कुछ समय तक भीरा में रहा और भीरा का जो प्रशासन है वो अपने हिंदू बेग नामक अधिकारी को सौंपकर और उसकी सहायता के लिए शाह मोहम्मद नामक अधिकारी को नियुक्त कर स्वयं है वो काबुल की ओर लौट गए। इधर जो मुल्ला मुर्शिद था उसे भी लाहौर में ही 5 माह तक रोके रखा और मुल्ला मुर्शिद भी अंततः निराश होकर वापस काबुल है वो लौट गए। देखिए, बाबर के काबुल पहुंचने से पूर्व ही, या ऐसा कह सकते हैं कि बाबर के भीरा से वापस लौटते ही जो स्थानीय यूसुफ जई अफगान थे, उन अफगानों ने स्थानीय हिंदुओं के सहयोग से जो भीरा का मुगल प्रशासक था हिंदू बेग और उसका जो साथी था शाह मोहम्मद, इन दोनों को ही भीरा से खदेड़ दिया। हिंदू बेग है वो भीरा से भागकर काबुल पहुंचा, जिससे बाबर है वो अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने 1519 ईस्वी के अंत में दूसरी बार भारत पर है वो आक्रमण किया और उसका यह अभियान विशेष रूप से यूसुफ जई अफगानों के विरुद्ध ही था। वह काबुल से रवाना हुआ और रवाना होने के पश्चात जब वह पेशावर के समीप पहुंचा, तभी उसे सुल्तान सैद खान द्वारा बदखशा की ओर बढ़ने की वो सूचना मिली। सुल्तान सैद खान जो है वो उसका सजातीय रक्त संबंधी था और उसके द्वारा काबुल वाले क्षेत्र पर है वो आक्रमण की आशंका को भांपकर बाबर जो है वो इसी आशंका से भयभीत होकर है वो वापस काबुल की ओर है वो लौट पड़ा। इस प्रकार वह अपने द्वितीय अभियान में पेशावर से है वो आगे नहीं बढ़ पाया। शाह अरगुन क्या नाम था उसका, जो सुल्तान सैद खान है, सुल्तान सैद खान के है वो बदखशा से वापस लौट जाने के बाद जो बाबर ने भारत पर है वो तीसरा आक्रमण किया। 1520 ईस्वी में वह सुल्तान सैद खान की ओर से निश्चिंत हो जाने के बाद 1520 ईस्वी में वह तीसरी बार पुनः भारतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ा और भारत की सीमा के समीप पहुंचकर उसने बाजोर, भीरा, जहां से उसके स्थानीय प्रशासकों को खदेड़ दिया गया था, दोनों पर पुनः अधिकार करने के पश्चात वह शालकोट तक है वो पहुंच गया। शालकोट के समीप ही सैदपुर का जो पठान या अफगान शासक था, उस अफगान शासक ने स्थानीय हिंदुओं के सहयोग से बाबर का प्रतिरोध किया, परंतु उन्हें नृशंसतापूर्वक कुचल दिया गया। इसी समय जब वह शालकोट में इन अफगानों का दमन करने में और अफगानों का दमन करने में व्यस्त था, तभी उसे कंधार के शासक शाह अरगुन के द्वारा काबुल की सीमा पर है वो आक्रमण करने की सूचना मिली। अतः ऐसी स्थिति में उसे वापस जो है वो काबुल की सुरक्षा के लिए लौटना पड़ा। बाबर भारत पर चौथा कोई आक्रमण करने से पूर्व काबुल को पूर्णतः सुरक्षित करना चाहता था।
अतः ऐसी स्थिति में उसने काबुल को सुरक्षित करने के लिए पहले कंधार पर है वो अधिकार करने का निश्चय किया और 1522 ईस्वी में उसने कंधार पर है वो अधिकार करने में है वो सफलता प्राप्त कर ली और अपने दूसरे पुत्र कामरान को वहां का सूबेदार नियुक्त कर उसने भारत के विरुद्ध चौथे अभियान की है वो तैयारियां करना प्रारंभ कर दी। कंधार पर अधिकार हो जाने के पश्चात बाबर जो है वो अपनी राजधानी काबुल को सुरक्षित महसूस करने लगा था और काबुल के सुरक्षित हो जाने पर उसने पुनः भारत पर है वो आक्रमण करने के प्रयत्न जो है वो या जो प्रयास है वो प्रारंभ कर दिए थे। इसी दौरान उसे सुल्तान इब्राहिम लोदी के जो असंतुष्ट जो अफगान सरदार थे उनके द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण जो है या आमंत्रण जो है वो मिलने प्रारंभ हो चुके थे। इसी दौरान उसे राजधानी काबुल में ही सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी की ओर से भारत पर आक्रमण करने और दिल्ली का तख्त आलम खान को दिलवाने में उसकी सहायता का है वो प्रस्ताव मिला। आलम खान जो है वो सुल्तान इब्राहिम लोदी का चाचा था और स्वयं को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। उसने बाबर के समक्ष सहायता का प्रस्ताव भेजा। इसी समय उसे पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी की ओर से भी भारत पर है वो आक्रमण करने का जो है वो निमंत्रण मिला। वर्तमान भारत पर है वो आक्रमण की अनुकूल परिस्थितियों को जानकर बाबर ने जनवरी 1524 ईस्वी में चौथी बार है वो भारत पर आक्रमण किया। जब बाबर लाहौर के समीप पहुंचा उस समय उसे सुल्तान इब्राहिम लोदी की जो स्थानीय अफगान सेना थी उस अफगान सेना के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, परंतु बाबर जो है वो शाही सेना को पराजित करने में सफल रहा और शाही सेना को पराजित करने के पश्चात 4 दिन पश्चात वह दीपालपुर पहुंचा, जहां पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने वो बाबर का स्वागत किया और दौलत खान तथा बाबर के मध्य है वो भेंट हुई। भेंट के दौरान ही दौलत खान लोदी ने यह अनुभव किया कि यद्यपि अभी तक दौलत खान लोदी का यह अनुमान था कि बाबर भी अपने पूर्वज तैमूर की भांति भारत में लूटमार करके वापस लौट जाएगा, परंतु इस मुलाकात के दौरान ही उसने यह अनुभव किया कि जो बाबर है वो भारत पर स्थायी अधिकार करने की आकांक्षा रखता है। बाबर के इस प्रकार के विचारों के परिणाम स्वरूप दौलत खान लोदी जो है वो अत्यधिक क्षुब्ध हुआ और उसने बाबर के साथ वो विश्वासघात करने का प्रयास किया, परंतु बाबर भी अत्यधिक अनुभवी था। वह जो दौलत खान लोदी के मन को है वो तुरंत भाप गया और उसने दौलत खान लोदी को वो बंदी बना लिया और वापस काबुल लौटते समय मार्ग में है उसे रिहा कर दिया। लौटते समय वह अपने पंजाब के विजित क्षेत्रों पर, जो पंजाब के विजित क्षेत्र थे, उन विजित क्षेत्रों पर है वो अपने प्रशासकों को नियुक्त कर गए। उसने आलम खान लोदी और दिलावर खान, जो कि दौलत खान का ही दूसरा पुत्र था, उसको है वो अपने स्थानीय प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया। देखिए, बाबर इस समय है वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसका पहला कारण तो ये था, यद्यपि वो पूर्णतः अनुकूल परिस्थितियों को जानकर ही भारत पर उसने वो चौथी बार आक्रमण किया था, परंतु यहाँ आने के पश्चात जब उसके वास्तविक इरादों के बारे में आलम खान और दौलत खान लोदी को जानकारी हुई तो वे दोनों भी उसके विरोधी बन गए। ऐसी स्थिति में उसे अपना विचार है वो स्थगित करना पड़ा। दूसरा, अभी तक उसे सुल्तान इब्राहिम लोदी की जितनी
इब्राहिम लोदी की शक्ति के बारे में जो बताया गया था, सुल्तान इब्राहिम लोदी भी उसकी कल्पना से वो अधिक शक्तिशाली है वो निकला था। ऐसी स्थिति में बाबर जो है वो अपने आगे बढ़ने का जो साहस है वो नहीं जुटा पाया और वापस है वो काबुल लौट गया। इसका एक अन्य कारण ये भी माना जाता है कि काबुल की जो सीमावर्ती प्रदेश थे, उन सीमावर्ती प्रदेशों में है वो एक प्रकार से उज़्बेकों का जो उपद्रव है वो भी बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में काबुल को जो बाबर है उसको वापस काबुल लौटना पड़ा। बाबर के है वो काबुल लौटते ही जो दौलत खान था पंजाब का सूबेदार, उसने अपनी सेना को है वो पुनः एकत्रित करके सुल्तानपुर पर है वो अधिकार कर लिया और दीपालपुर वाले क्षेत्र पर है वो दीपालपुर पर आक्रमण किया। बाबर जो है वो लौटते समय दीपालपुर पर है वो अपने प्रशासक के रूप में आलम खान लोदी को नियुक्त कर गया था, परंतु दौलत खान लोदी ने सेना को एकत्रित करके आलम खान को दीपालपुर से खदेड़ दिया। खदेड़े जाने पर आलम खान लोदी है वो भागकर काबुल पहुंचा और उसने बाबर के साथ है वो एक संधि की। इस संधि के तहत बाबर ने उसे दिल्ली का सिंहासन दिलाने में मदद या सहायता देने का है वो वचन दिया। बदले में आलम खान ने भी बाबर को लाहौर तक के जो पश्चिमी भारतीय क्षेत्र थे वो बाबर को सौंपने का आश्वासन दिया। इस संधि के पश्चात जब आलम खान लोदी बाबर की है उस सैन्य सहायता लेकर लाहौर पर अधिकार करने के लिए जब आगे बढ़ा, परंतु बाबर से सहायता लेने के पश्चात वह लाहौर पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु पंजाब में प्रवेश करने के पश्चात आलम खान ने इस संधि की उपेक्षा करते हुए दौलत खान लोदी के साथ एक दूसरी संधि की, यानी पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खान लोदी उसके साथ संधि कर ली, जिसके तहत आलम खान ने जो लाहौर है वो दौलत खान के पास ही रहने दिया। बदले में दौलत खान ने उसे आश्वासन दिया कि वह दिल्ली पर उसे अधिकार करने में सहायता प्रदान करेगा और दोनों ने मिलकर दिल्ली पर है वो आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु दोनों सुल्तान की जो शाही सेना थी उसके द्वारा पराजित कर खदेड़ दिए गए। बाबर को जब आलम खान लोदी के द्वारा विश्वासघात किए जाने की सूचना मिली, क्योंकि उसने जो सैन्य सहायता दी थी वो लाहौर पर अधिकार करने के लिए दी थी, जबकि आलम खान लोदी ने लाहौर जो है वो दौलत खान के है वो अधीन ही रहने दिया। और जब उसे दौलत खान के है वो द्वारा संधि का उल्लंघन किए जाने की सूचना मिली, तो बाबर जो है वो दिसंबर 1525 ईस्वी में पांचवी बार है वो जो बाबर है वो 1525 ईस्वी में पांचवी बार है वो भारत की ओर बढ़ा और दिसंबर 1525 ईस्वी में उसने भारतीय सीमा पर है वो आक्रमण कर शालकोट के पास है वो पहुंचने में सफल रहा। जब वह शालकोट पहुंचा तब उसे आलम खान और दौलत खान तो जो कि दोनों ही सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा थे, दोनों के मध्य हुई संधि तथा दोनों के द्वारा संधि के तहत दिल्ली पर है वो असफल अभियान की सूचना मिली। इस पर बाबर ने 15 जनवरी 1526 ईस्वी को दौलत खान लोदी को घेरने का प्रयास किया और मिलवट के किले में उसे है वो घेरने में वह सफल रहा। इस घेराबंदी के दौरान उसका जो बड़ा पुत्र गाजी खान था वो वहाँ से भागने में सफल रहा और सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ वो जा मिला, जबकि उसका जो दूसरा पुत्र था दिलावर खान वो प्रारंभ से ही बाबर का सहयोग कर रहा था। किले में है वो किसी भी प्रकार से घेराबंदी से बच निकलने की आशा न देखकर दौलत खान लोदी ने वो बाबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बाबर की इस सफलता ने
इब्राहिम लोदी के जो अन्य असंतुष्ट अमीर थे उनको भी बाबर के है वो संरक्षण में आने के लिए एक प्रकार से विवश कर दिया। और ये बाबर के सभी असंतुष्ट जो अमीर थे उन्होंने एक प्रकार से बाबर का है वो संरक्षण स्वीकार कर उसके लिए शुभकामनाएं संदेश भेजे। बाबर को जब इस प्रकार की है वो अनुकूल परिस्थितियों या इस प्रकार के है वो आशानुरूप वातावरण या जो माहौल था या माहौल को है वो अपने अनुकूल जानकर उसने आगे बढ़ने का है वो निश्चय किया। अगले वीडियो में हम बाबर के है वो निर्णायक भारत पर अधिकार से संबंधित निर्णायक जो संघर्ष लड़े गए उन संघर्षों पर चर्चा करने से पूर्व भारत की जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति थी उसके ऊपर है वो चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी है वो तुजुक-ए-बाबरी से ही प्राप्त होती है। धन्यवाद।